सोचिए कि उन्होंने जो जो चीज़ें बताई उनको पढ़ने के लिए मैं सुखाड़े यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में साइकिल लेके जाता था, गुलाबबाग की लाइब्रेरी में साइकिल लेके जाता था। तो चारों पांचों दोस्त थे, नवाज, राजपाल और ये सब लोग, सुमन विद्या, ये दिवेंदु और राजीव और ये सब मेरे क्लासमेट जो आसपास के दोस्त थे, सीनियर जूनियर सब आ गए, लालटेन लगा दी और 30 या 31 मिनट परफॉर्म करवाया था रात को 2 बजे। और मैंने किया नींद से उठ के पूरा। दिल्ली कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं तो अभी घर पे, ऑफिस आ सकते हो क्या? मैंने कहा नहीं। क्या हुआ? आ सकता हूँ, पर बताइए क्या हुआ? यार अपना एपिसोडिक शो होता था, तो यार उसका एक कहानी आई है, उसमें 3 दिन का काम है और 1,500 रुपया पर डे और 200 रुपया कन्वेंस मिलेगा, करोगे क्या? आई एम ब्लैंक। वाइफ बैठी है, बच्चे के साथ कुछ खा रही पी रही है, बेटे को खिला रही है, सामान पे के टिकट है। तो कोई भी कैरेक्टर किया, मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया, लेकिन अंदर तेली को जिंदा रखा कि ये तेली कर रहा है बस। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज एक खास कार्यक्रम को लेकर के मैं आज आपके सामने हूं और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो हैं तो उदयपुर से ही, लेक सिटी से ही आगे बढ़े हैं और आज बात करेंगे कि किस लेवल से उठ करके आज मुंबई, जो माया नगरी के नाम से जानी जाती है, वहां तक अपनी पहुंच बनाई है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मनोहर तेली जो NSD हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। CBC न्यूज़ राजस्थान से खास बातचीत में आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी कैसे अपने सपनों को जीने के लिए माया नगरी का रुख करता है और किस तरह से वहाँ पर पहुँचना कैसा रहा, किस तरह से वहाँ गुजर बसर किया और किस तरह से वहाँ पर अपनी एक अलग पहचान बनाकर आज फिर से अपनी ही झीलों की नगरी, अपनी ही लेक सिटी को किस तरह से आज गर्व महसूस करा रहे हैं। बात करते हैं मनोहर तेली जी से। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत गर्व होता है कि आज हम ही में से उठ कर के एक आम सा आदमी, हम जैसा आदमी वहाँ पर जाकर, मुंबई जो माया नगरी कही जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के सपने कभी पूरे हुए, कभी नहीं हुए, कुछ लोग वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक वो पहुँचना चाहते थे, कुछ लोगों के सपने टूट कर रह गए, ऐसी जगह पर आप एक मुकाम बना पाए। बिल्कुल शुरू से जानना चाहेंगे कैसे ये सब शुरू हुआ था। देखिए, मतलब शुरुआत की बात करें तो जो स्कूलों में अपने फंक्शन होते हैं जी, जिसमें एनुअल फंक्शन में जो नाटक होते हैं या डांस होते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जब हम यहाँ MB कॉलेज में आए तो वहाँ कुछ हमारे सीनियर साथी थे, जैसे हेमंत मिनारिया, दीपक दीक्षित, ये उदयपुर के काफ़ी जाने माने लोग थे जी। इनको जब देखा यार कि ये क्या कर रहे थे, उनकी रिहर्सल में हम जाते थे, तो मैंने कहा ये तो मैं भी स्कूल में करता ही था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनके साथ उन्होंने मुझे जोड़ भी दिया लकीली अपने ग्रुप में कि आ जा तू। फिर उन्होंने मुझे मिलवाया, उदयपुर के एक रंगकर्मी है दीपक जोशी जी और कयूम अली बोरा साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ। और वहाँ मुझे नाटक का, असली नाटक क्या होते वहाँ परिचय हुआ। फिर कुछ साल तक उनके साथ काम करता रहा और फिर एक व्यक्ति, क्या एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री भानु भारती जी, इन्हीं लोगों ने उनसे मेरी मुलाकात करवाई। और लकीली मैं पढ़ा लिखा भी था, पढ़ रहा था और मुझे पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी। पढ़ने की रुचि इतनी थी कि कहीं भी जाते थे तो कुछ नहीं था तो समोसे कचौरी खा के जो पेपर फेंके जाते वो भी पढ़ता था, इतनी मतलब वो रुचि थी। और जब उनसे मिला तो उन्होंने मतलब मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ है और हम कहाँ नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग मतलब या तो भानु जी को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या मेरा नज़रिया कुछ और था भानु जी को देखने का। और मैं उनके साथ जुड़ा और उनको सिर्फ सुनता रहा, एकलव्य बन के। वो जो पढ़ाते रहे, सबको बताते रहे, मैं भी सुनता रहा। वो जो कहते रहे मैं फॉलो करता रहा, उनको बताता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब सोचिए कि उन्होंने जो जो चीज़ें बताई उनको पढ़ने के लिए मैं सुखाड़े यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में साइकिल लेके जाता था, गुलाबबाग की लाइब्रेरी में साइकिल लेके जाता था, इवन जगदीश चौक की लाइब्रेरी में नाटक पढ़ने के लिए मैं साइकिल लेके जाता था और घंटों पढ़ता रहता था। उसके बाद मैं 5 बजे से 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था अपने गुजारे के लिए और भानु जी के साथ नाटक करता था। और फिर जब भानु जी घर पे डिस्कस करते थे, वो जो क्या पढ़ा है वो पूछते थे, तो कई सारे लोग तो कहते थे कि मतलब एक्सक्यूज़ हर चीज़ का होता है, पर मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं देता था। जितना मेरे को समझ में आता था वो मैं बताता था और फिर वो मुझे उसी चीज़ को पल्लू पकड़ के मुझे आगे बढ़ाते थे। उन्होंने इतना बढ़ाया कि मुझे एक समय मेरे को NSD में भेज दिया गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ये किस वर्ष की बात? 94 की बात है, जब मैंने उनको कहा था कि सर मैं BEd कर रहा हूँ, तो बोले तो टीचर बनो। मेरे सर टीचर बनने की इच्छा नहीं है, 10 का 5 का शेड्यूल और ये सब सर आज़ादी जो नहीं है वो ख़त्म है सर, मुझे टीचर नहीं बनना। तो ठीक है मत करो। तो मैं उस वक्त RS प्री क्लियर कर गया था 93-94 में। तो भानु जी का हमारा ग्रुप था, कलकत्ता जा रहा था नाटक करने के लिए। तो मैंने कहा सर मेरा RS का मेन एग्ज़ाम है। तो बोले जाओ बाबू बनो।
मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें आने के लिए, बस वो दिमाग में बैठ गई। मैंने आरएस का एग्ज़ाम भी नहीं और दिया। आपने, जबकि आप कर सकते कर थे। सकता था, जबकि मैं बीएड कर रहा था, सब जी, कुछ कर रहा था। बिल्कुल। तो फिर मैंने, भानु जी ने कहा तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं एफटीआई जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, गुलजार साहब, जया बहादुर जी आए हाँ थे, हाँ बिल्कुल। तो उनसे मैं मिला। तो एफटीआई के डायरेक्टर भी आए थे, स्वामीनाथन जी, तो उनसे मिला। उन्होंने कहा तुम फॉर्म भरो, देखता हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, मैं देख रहा हूँ। तो मैंने भरा, और भारत सरकार का जो पोस्ट ऑफिस का जो मेहनत है, वो लिफाफा जो है, जो नवंबर में आना था वो जनवरी में आया तो वो एग्ज़ाम निकल गए। अच्छा। और मैं एक स्टील कैमरा ख़रीदा। 6 महीने तक एक भल्ला करके मालदा स्ट्रीट में एक फोटोग्राफर है जो अक्सर नाटकों के फोटोग्राफ करते थे, जी। उनकी दुकान पर 6 महीने मैंने शटर खोला, पोछा मारा, उनके घर मतलब दुकान पर पूजा पाठ का लोटा माजा, सब किया, लेकिन उन्होंने कैमरा नहीं पकड़ाया। और भानु जी उस वक्त क्या दिल्ली में रहते थे, जब आते थे तब क्लास होती थी। जी। तो बोले कहाँ तक सीखे? मैंने कहा सर ये इसने ये तो सिखाया ही नहीं मुझे। तो बोले तुम्हारे पास पैसा है? मैंने कहा हाँ सर है। कितना है? मैंने कहा सर 3,500-4 हज़ार रुपया है। तो बोले एक काम करो, एक सेकेंड हैंड कैमरा खरीद लो और उससे एक रील बिगाड़ लो, जो तुमने थ्योरी पढ़ी है वो सब अप्लाई करो उस पर। जयश्री जी आप विश्वास करें कि मैंने पेंटेक्स का कैमरा खरीदा 4,500 में, और मैंने फोटोग्राफ खींचे और 2 फोटोग्राफ बिगड़े, और तीसरा फोटोग्राफ मैंने फतेह सागर का शाम को 6 बजे का खींचा, जिसमें फवारा निकल रहा है, सज्जनगढ़ के पीछे सनसेट हो रहा है, और वो फवारा पूरा सज्जनगढ़ को क्रॉस कर रहा है। नीचे से मोती मंगरी के लेफ्ट साइड से खींचा था, और उसका इतना बड़ा पोर्ट्रेट बना के भानु जी को दिया। बोले कि ये तुमने खींचा? मैंने हाँ। क्या क्या यूज़ किया? मैंने कहा सर एपर्चर ये रखा, स्पीड ये रखी। तो उन्होंने घर में लगाया वो फोटोग्राफ। बोला बस ये तो आ गया, तुम्हें सारी नॉलेज है, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिकली आपने हाँ, चीज़ों को करना, चीज़ें करना, वो क्योंकि वो प्रैक्टिकल पर ही विश्वास करते हैं। जी जी। भानु जी कहते थे थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान प्रैक्टिकल कब करोगे? प्रैक्टिकल करने का यही उम्र है तुम्हारी। तो हमने प्रैक्टिकल किया, प्रोस्पेक्टस आया नहीं। फिर मैंने कहा सर अभी तो अगले साल जाऊंगा फिर एफटीआई, अब क्या करूं? सर मैं एनएसडी का भर दूं क्या? तो उन्होंने कहा था कि यार चलती फिरती एनएसडी हूं मैं, सब तो मेरे पास आता है। मैंने कहा सर एक कोशिश करता हूं ना। जब उन्होंने वो चाम, एक सपना वो है सर एक जाता हूं सर, कुछ मतलब एक बार ट्राई करता हूं। तो उन्होंने देख लो, उन्होंने अंदर से चाहा था शायद कि मैं चला जाऊं या मेरा हो जाए, या उन्होंने कोई और पूछता ही नहीं था इस तरह की बातें। तुगलक के बारे में कोई बात नहीं करता था, धर्मवीर भारती के बारे में कोई बात नहीं करता था, सारे मतलब ऐसे ही थे। तो एनएसडी का भरा, प्री में हुआ, फाइनल हो गया, एनएसडी कर ली, 3 साल तक रहा और बॉम्बे चला गया। पहला ब्रेक कैसा रहा? एक फिल्म थी गॉड मदर, जिसको 6 नेशनल अवार्ड मिले थे। अच्छा। शबाना आजमी की। जी जी। विनय शुक्ला थे एफटीआई के गोल्ड मेडलिस्ट। उस फिल्म को 6 नेशनल अवार्ड मिले थे, और संतोष बेन जडेजा पोरबंदर की डॉन थी वो, जी जी, उनके ऊपर वो फिल्म थी। अच्छा। तो उसमें मैं और निर्मल पांडे 2 बॉडीगार्ड होते हैं उनके। जैसे इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने मारा, तो मैं शबाना जी को मारता हूँ और मुझे निर्मल पांडे मारते हैं। मतलब अच्छा रनिंग रोल था। उस फिल्म में पहला ब्रेक मिला मुझे, और उस फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले। 6 नेशनल अवार्ड मिले। और उसका ये था कि जो पैसा मुझे मिला, यहीं से राजकोट से मैं अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से अपने घर लेके आया, घर आया और अपने फादर मदर दादी बहन और इन सबको लेके उत्तराखंड की यात्रा करी। हाँ, तीर्थ यात्रा करवाई थी आपने, ये भी एक बहुत किस्सा ऐसा रहा। क्यों तीर्थ यात्रा ही चुना आपने? क्या था उस वक्त मन में? मैं जब अप्रैल में यहाँ आया था, तो जैसे मेरा घर है ना, घर में घुसा और पोल में मेरी दादी रो रही थी। तो मैंने कहा अरे क्यों रो रही भाई? भाई कहते हैं ना अपने दादी को। तो कहते बेटा देख ना, मेरे काका जिनका नाम है बाला, देख बालारी छोर बालोन बालारी छोरी इन सब जा रहा यात्रा, मैंने कोई ले ही नहीं जाई हो, तो इसमें रोना क्या? तुझे जाना है? हाँ मेरे को जाना है। मेरी दादी ने बहुत अपना मतलब 50-60 साल विधवापन बिताया है। मतलब पापा मेरे 12 साल के थे, सबसे छोटे चाचा 3 साल के थे। उस औरत ने जीवन में कोई खुशियाँ नहीं देखी थी। तो मैंने तेरे को जाना है कि हाँ, तो मुझे बम्बई जाने दे, फिर आता हूँ मैं वापस। तो मैं बम्बई गया, गॉड मदर का पैसा मिला, और फिर मई में चाचाओं के और समाज से पहले मैं अप्रैल में मई 17 या 19 अप्रैल को कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया को, उसके पहले मैं ले गया और अक्षय तृतीया को किवाड़ कूलर मैंने अपनी दादी को उस पैसे का 19,000 रुपये मिले थे मुझे गॉड मदर के, वो तीर्थ दादी को और पिताजी को करवाया था मैंने। ये संकल्प था दादी को कि यार मेरा अपनी सारी खुशियाँ जो वो मेरा आपने संक्रमण देखा होगा ना कि इज्जत तब होती है जब जिंदा है तब कर लो, मरने के बाद तो पिंडदान और प्याऊ और सब करते हैं। तो मैंने वो जीते जी उनके लिए किया था। तो अपने मन में आज कोई रिग्रेट? आई एम वेरी हैप्पी विद देम कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए जितना मेरे कैपेबिलिटी थी मैंने उतना सब कुछ किया, और आज भी जितना होता है मेरे क्षमता है उतना करता हूँ।
अच्छा, एनएसडी की बात चली है तो एनएसडी का एक बहुत ही मशहूर किस्सा हमने भी आपका सुना है और वो फिर से आज हम दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव ने रात की 2 या 2:30 बजे आपको उठाया था, वो किस्सा हम चाहेंगे फिर से एक बार दर्शकों के क्या साथ। हुआ, आलम शाह खान साहब की एक कहानी है, क्योंकि मैं आलम शाह खान के साथ राजस्थानी में कर रहा था, जी तो उनकी कहानी एक और मौत, कुल्फी वाले की कहानी है। तो मैं सोलो तैयार कर रहा था जी और मैंने एनएसडी में शो किए, उदयपुर में स्कूलों में बहुत शो किए जी उसके। जी तो उनको पता लगा कि तेली सोलो कर रहा है, तो हमारे मई जून में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। जी। कितनी गर्मी पड़ती है कि हमें छत पे सोना पड़ता है, और छत पे मैं सो रहा था अपना एनएसडी का चद्दर लेके। जी। तो अचानक रात को 2 बजे लाइट चली गई, तो ये लालटेन लेके आए डराने के लिए मुझे। तो यूँ किया मैंने, क्या है? मैं उठा, तेली चल तेरा सोलो दिखा। हाँ दिखाता हूँ ना, अभी दिखा। हाँ भी दिखाता हूँ। तो 4-5 दोस्त थे, नवाज, राजपाल और ये सब लोग, सुमन विद्या, ये दिवेंदु और राजीव और ये सब मेरे क्लासमेट जो आसपास के दोस्त थे, सीनियर जूनियर सब आ गए, लालटेन लगा दी और उसमें मुझे उन्होंने 30 या 31 मिनट परफॉर्म करवाया था रात और को आपने 2 किया बजे। और मैंने नींद से किया उठ करके? किया नींद से उठ के पूरा। और प्रॉप्स मेरे पास मटका, वो कुल्फी और वो सब कुल्फी के जो होते हैं ना सांचे जिसमें मटका कुल्फी बनाई जाती जी, है, जी। वो सब मैं लेके रखा था, क्योंकि यहाँ शो कर चुका था हाँ, और मुझे एनएसडी में करना था। बिल्कुल। तो बोले करके दिखा, मैंने करके दिखाया, म्यूजिक बजवाया और 2 बजे रात को परफॉर्म किया था उनके सामने। बोले यार तेली तू तो तैयार है। मैंने कहा हाँ, इसमें नया क्या, मैं तो शो कर चुका हूँ, इसके 10-15 शो उदयपुर में करके आया हूँ। बोले रात को 2 बजे कौन शो करता है? मैंने कहा तुमने करवाया तो मैंने किया, इसमें नया क्या है? उन लोगों को आश्चर्य लगा, पर सच बताऊं तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एज एन एक्टर मैंने अपने हथियार हर वक्त तीखे कर रखे हैं, शार्प कर रखे हैं, कि मुझे कभी भी लड़ाई का मौका मिल सकता है, मेरे हथियार अच्छे रहने चाहिए। एक कलाकार के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर वो दीवानापन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हर वक्त एक तैयार और हमेशा एक अपनी कला और अपने काम के प्रति एक वो जुनून बहुत ज़रूरी है। देखिए, कितना सच है? बिना जुनून के और बिना सपनों के कोई भी मंजिल नहीं मिलती। जीने में तो सब जीते हैं, सपना बहुत कम देखते हैं और सपने पूरे करने के लिए कोशिश बहुत कम करते हैं। वो कहते हैं लहरों से लड़कर हार नहीं होती, तो जो लहरों से लड़ेगा वही पार लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किनारे लग जाएंगे, हज़ारों लोग लगे, हम भी लगेंगे। अरे लड़े तो सही, क्या पता मंजिल मिल जाए। हम और आपके साथ ऐसा हुआ भी हाँ, है। हुआ। अब आते हैं उस किस्से पर जब आपको एक वक्त लगा था कि भाई अपना कुछ होना नहीं है और स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे, और उस वक्त ऐसा अचानक होता है कि आपको उसी वक्त काम के लिए डायरेक्टर का कॉल आता है। क्या था वो पूरा वाकया? बात ये थी कि मेरा बेटे का जन्म यहाँ हुआ है, जी। तो अपने कहते हैं ना पहली ढूंढ यहाँ करते हाँ, हैं, बिल्कुल, तो होनी पहली चाहिए। ढूंढ की जी। और फिर मैं उसको बॉम्बे लेके गया, वाइफ को और बेटे को। तब तक राजपाल और हम लोग अलग हो चुके थे, 11 महीने का कॉन्टेक्ट था। तो बोले अब सब अपन अलग अलग होंगे, हम अलग हो गए। मैं वाइफ को लेके आ गया, शादी मेरी बिफोर एनएसडी हो गई थी। ओके। तो लेके गया और फिर देखा 6 महीने तक मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मैंने बीवी को बोला यार एक काम करते हैं, उदयपुर चलते हैं। तो उदयपुर है ना, मैं दिल्ली चला जाऊँगा थिएटर करने के लिए। तो बीवी मेरी शी इज़ वेरी इनोसेंट, उसने जो मैंने कहा वो कर लिया, कभी नहीं पूछा कि क्यों, वाई और कैसे, कब, पूछा ही नहीं। जो लेकिन मैं साथ रही हमेशा। साथ रही, छोड़ा नहीं कभी उसने, मेरे हमेशा मतलब पुश करती रही मुझे। तो उसने कहा ठीक है जैसा आप उचित समझो। तो मैं लेके भी थाली कटोरी ग्लास ही लेके गया था, जहाँ किराया रहता था उनका पूरा वेल फर्नीचर मकान था, तो मुझे कुछ लेना नहीं देना नहीं था। तो हमने बीवी को बोला चल अपन कर्नावती से, मैंने टिकट करा लिया है, कर्नावती से अहमदाबाद से मीटर गेज की ट्रेन चलती थी तब। तो मैंने वहाँ से उदयपुर चलेंगे, फिर मैं 2-4 दिन रहूँगा, फिर दिल्ली चला जाऊँगा। तो बोले ठीक है। पेजर होता था तब जी। तो मैंने मकान 11:30 बजे खाली कर दिया और चाबी पड़ोस में दे दी। हमारी मालकिन आती थी कभी कभी, तो मैंने कहा माता जी को दे। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा घर जा रहा हूँ, ये करके। उनको नहीं पता कि मैं हमेशा के लिए खाली कर रहा हूँ। और किराया अच्छा, मैं आपने किसी को बताया नहीं? किसी को नहीं पता। 11 महीने का किराया हमें एडवांस हमारी मालकिन ले लेती थी, वो मैं दे चुका था। ठीक है। और हम बोरीवली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हैं। रिक्शा से 15 मिनट का रास्ता मेरे घर का, वहाँ से चारकोप का। पहुँचा 12:15 12:30 बजे, इंडिकेटर के नीचे खड़ा हूँ कि मतलब S1 या S2 डब्बा जो है वो यहाँ आएगा। तो खड़ा था, वाइफ बेटे को खिला रही थी, बैग पर बैठी थी और मैं खड़ा था। मुझे सब चीज़ें याद है अच्छी तरह से। बिल्कुल। तो अचानक पेजर पे मैसेज आया, कॉल बैक निंदी, मतलब निंदी सिंह। वो निंदी उनको कहते थे सर, नरेंद्र सिंह, तो निंदी जी हम कहते थे। जी। तो मैंने वो पीसीओ आते थे सिक्के वाले, आपको याद हो तो? हाँ, बिल्कुल तो याद 3-4 सिक्के वाइफ से लिए, मैंने डाला। बोले हाँ निंदी जी बोलिए। तेली कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं तो अभी घर पे हूँ, ऑफिस आ सकते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? आ सकता हूँ, पर बताइए क्या हुआ? यार अपना एपिसोडिक शो होता था, तो यार उसका एक कहानी आई है, उसमें 3 दिन का काम है और 1,500 रुपया पर डे और 200 रुपया कन्वेंस मिलेगा, करोगे क्या? आई एम ब्लैंक।
वाइफ बैठी है बच्चे के साथ, कुछ खा रही पी रही है, बिल्कुल बेटे तैयार को है खिला रही जाने के लिए, है, सब कुछ सामान set पैक है, है। टिकट है, टिकट है। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा सर तो ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा सर अभी तो ऑफिस नहीं आता हूँ, कल आता हूँ ना। तो बोले नहीं कल नहीं, फिर परसों शूटिंग में मिलेंगे, ठीक है, और ये नंबर नोट कर लेना और तुम्हारे पास मैसेज आएगा कॉस्ट्यूम वाले का, बात कर लेना। मैं आया, सिक्का रखा, बीवी को बोला चलो, तो बोले ट्रेन कहाँ है? बीवी बोली, मैंने कहा ट्रेन नहीं, घर चलते हैं वापस। बोले क्यों? चल ना, ऐसे ही चलते हैं। तब भी उसने पूछा क्यों? अच्छा। उदयपुर जा रहे थे। बोले नहीं चलते ना, काम आया। वो काम आया और मैं गया, शूटिंग की, पैसा भी मिला। पहले वहाँ में रोकड़ पैसा मिलता था, 1,500 रुपया, मतलब 4,500 रुपया मिला और 600 रुपया कन्वेंस। तो 600 रुपये में उस वक्त आराम से गुजारा होता था, 1.5 महीना तक चलता था। 12 रुपये लीटर दूध आता था, 8 रुपये का वो बटर आता था, अमूल बटर, सब कुछ अच्छा था। 2 रुपये का बस का टिकट होता था। मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त काफी अच्छा हो उस गया एक वक्त, तरह से। काफ़ी फील हुआ, काफ़ी काम किया। बम्बई छोड़ने की बहुत कोशिश की, मतलब वो कुछ और चाह रहा था, मैं ठीक है। बम्बई ने आपको नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा मैंने। उस चीज़ को मैंने शिद्दत से चाहा, उसको जितना मैंने उदयपुर से प्यार नहीं किया उतना मैंने मुंबई को प्यार किया। मैं आज भी करता हूँ कि मुझे यहाँ आपके उस फेज को लेकर के एक ये भी है कि आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप अपने पिताजी के साथ चारा बेचने का काम भी आपने किया है, और एक वक्त ऐसा भी आया जब बेटी की स्कूल फीस भरने को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ऐसे वक्त में जब कोई भी इंसान अपनी कला, अपने सपने को एक बार साइड में रखने की सोचता है कि किसी तरह से मैं एक बार अपना गुजारा चला लूँ, उसके बाद पैशन का सोचूंगा। आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को साइड में रख करके और अपने आजीविका को महत्वपूर्ण मानते हैं। उस वक्त कितना कठिन रहा था ये फैसला लेना कि नहीं, चलना मुझे इसी रास्ते पर। क्या हुआ कि हमारा बेटा जब फर्स्ट में आया तो एक सेंट जेवियर स्कूल है, मतलब बॉम्बे में बड़ी ब्रांचेज है उसके। तो मैंने तय किया था कि अगर मैं कुछ बड़ा बन गया तो गोरेगांव से ऊपर जाने के कौन सा स्कूल कॉमन है और बोरीवली से, मतलब गोरेगांव से नीचे कौन सा है अगर डिमोशन हुआ। अच्छा, दोनों सोच रखे दोनों थे सोचा आपने। तो एक सेंट जेवियर स्कूल ऐसा निकला जो सब जगह है, ओके। तो ट्रांसफर करा सकते हैं अच्छा, आराम से। और लेकिन वहाँ उस वक्त 6,000 रुपये डोनेशन लगता था और गालिब इतने गरीब थे कि 6,000 थे नहीं, बिल्कुल। क्या करूँ। तो मैंने मेरी बीवी को एक 13,000 का मंगलसूत्र बनवा के दिया था, जीवन में पहली बार उसको दिलाया। मैं परेशान था, बीवी ने बोला क्यों परेशान हो? मैंने कहा यार बेटी की फीस के लिए, डोनेशन के लिए पैसा नहीं है। तो उसने मंगलसूत्र लेके आई और आपकी आंखों के आंसू बहुत कुछ, वो कहानी आज भी, वो दर्द कहीं ना कहीं आज भी आपको महसूस होता है और वो हम आंखों में इस वक्त देख पा रहे हैं। किसी भी आदमी के लिए ये आसान नहीं होता, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। फिर भरा और डोनेशन हो गया बेटे का और विद इन 3 मंथ वो मंगलसूत्र जुड़वा भी लिया। बेटा ग्रेजुएट हो गया, गोल्ड मेडल पा लिया उसने टीवी आज आपके साथ है? मेरे साथ है वो। और फिर बम्बई नहीं छूटा, कील गाड़ ली पाँव में, वहीं टिके रहे। कई सारे स्ट्रगल्स के बाद कुछ शोज़ हैं जो मुझे लिखने पड़ गए हैं क्योंकि इतने सारे हैं कि मैं याद रखना मुश्किल था। मिली में आपने एक हवलदार मुकेश का रोल किया, हरफूल मोहिनी में बनवारी का रोल किया, छपाक फिल्म में दीपिका के पिताजी का रोल किया है और लाल बनारसी के चंद्रकांत भी आप निभा चुके हैं। क्या इन सब का एक अगर अनुभव निकालना चाहेंगे तो क्या हर चीज़ एक एक से उठा ली है? मतलब सच बताऊं, मुझे ये अनुभव हुआ कि ऋषि कपूर की एक लाइन है, शशि कपूर साहब कहते थे जी। जब वो जेनिफर कैंडिल साहब मैम के साथ थिएटर करते थे, तो वो कहते थे कि यार एक्टर जो है ना, स्विच ऑन और स्विच ऑफ होना चाहिए, जो मराठी में ज़्यादा थिएटर में यूज़ किया जाता है कि आप इमोशन को कैरी मत करो अपने साथ में, क्योंकि वी आर ऑन अ टेक्निकल फील्ड, हम लाइव नहीं हैं। मतलब कहीं की एग्जिट, कहीं की एंट्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर लेके जाओ। तो लाइट ऑन आप ऑन और बंद तो आप बंद। अच्छा, मतलब उस कैरेक्टर का आपके अंदर असर हाँ लंबे समय तक जब तक कैमरा ऑन होता है आप कैरेक्टर को अपने ऊपर ढाल लो और कैमरा ऑफ हुआ आप कैरेक्टर से निकलो, आप अपना बन जाओ। तो शेक्सपियर के वो स्टानिस्लॉवस्की कहते हैं कि 70% आपका कैरेक्टर होता है, 30% आप खुद होते हैं, जो एक्टर है वो। तो वो एक्टर को तो पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने कौन कौन खड़ा है, क्या है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन मैं इनर से वो कैरेक्टर हूँ। ये चीज़ मैंने धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखी, चाहे मैं चंद्रकांत करूँ या छपाक में मनोहर अग्रवाल का कैरेक्टर करूँ या गॉड मदर में मीणा का कैरेक्टर करूँ या उसमें इंस्पेक्टर राजा सिंह का वुंडेड में करूँ, कोई भी कैरेक्टर किया, मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया
लेकिन अंदर तेली को जिंदा रखा कि ये तेली कर रहा है बस। मैंने अपना व्यक्तित्व उस कैरेक्टर करते करते निखारा, और वो बाकी एनालिसिस से और रिसर्च से आ ही जाता है कि ये कैरेक्टर कैसा था, क्या चलता था, हाव भाव क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मतलब उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, वो कैसा दिखता होगा, ये सब तो हम एनालिसिस करते ही अच्छा, हैं। ऐसे समय में भी आप रहे होंगे जब एक साथ आप 2-4 रोल्स कर रहे हैं, किए ना। तो वो ट्रांजिशन कितना आसान रहता है? देखिए, मतलब कहीं आप हवलदार हैं, हाँ। कहीं आप पिता का रोल है, कहीं आप कुछ और हैं, कहीं, तो वो ट्रांजिशन कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, क्या जब मैं मिली की शूटिंग कर रहा था उसी वक्त सेम टाइम में मोल्की एक सीरियल आता है, बालाजी का था, जो मोल्की में मोल्की का फादर बना था मैं। ओके। और वो बिल्कुल नेगेटिव था, और जबकि मिली में एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर है, अंडर कैरेक्टर है, वो एकदम फैमिली मिडल मैन है, मिडिल क्लास का है, जो उसको बिल्कुल अपनी बेटी की चिंता है तो सामने वाली बेटी की भी चिंता है, और जबकि इसमें बिल्कुल वो अपनी बेटी को बेच देता है मोल्की में। वो आपका स्टडी, आपका एनालिसिस, आपका साइकोलॉजिकल स्टडी, वो सब चीज़ें आपके वहाँ काम आती है कि 1 घंटे की जर्नी के बीच में मुझे वो कैरेक्टर पढ़ना है और दिमाग चलाना है, खड़ा वही स्विच ऑन स्विच ऑफ, और कैरेक्टर में जान डालनी है, बिल्कुल। डालनी है। कौन सा रोल यादगार है अभी तक? ऐसा लगता है कि यार वो कुछ अलग था, उसमें मैंने अपनी तरफ से, वैसे आप हर में बेस्ट देते होंगे, पर एक होता है, हम इनर कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ये सबसे हमारा बेस्ट था। मैंने जैसे अभी ये लाल बनारसी किया ना, चंद्रकांत का कैरेक्टर बहुत ही अद्भुत था। मतलब एक बेटा है, एक बाप है जिसकी 3 बेटियां हैं, और वो बहुत ही गरीब है। सर्वाइव करने के लिए वो साड़ियाँ बनाता है और मजदूरी करता है, 300 रुपये महीने के पाता है वो मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ याद आ गई थी, जो मैं पढ़ता रहता अक्सर। वो बहुत ही मतलब मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, वो जुड़ाव मेरे परिवार में सब संघर्ष देखा, क्योंकि मेरे फादर के पिताजी जो मेरे दादाजी थे, बचपन में पापा के गुजर गए, तो पापा ने जो स्ट्रगल किया था, यहाँ तक कि कहते हैं कि मेरे पापा ने अपनी शादी के जूते बेच दिए थे कि ये पैसे आएंगे तो मैं अपने भाइयों का पेट भरूंगा। मतलब जैसे किसी के खेत होते हैं तो जो गेहूँ काट के जो बालियाँ गिर जाती है बाद में बची हुई, वो मेरी दादी, मेरी माँ और बुआ इकट्ठी करके लाती थी, घर पे सुखा के, कूट के, उसके गेहूँ निकाल के फिर गट्टी में पीस के परिवार का पेट पालती थी। सेम कैरेक्टर उसमें था कि मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मेरी बेटियाँ भूखों मर जाएगी। तो आपने वो जिया है, वो जिया है मैंने। और दूसरा मिली का कैरेक्टर जो है, वो लगता है मेरे नज़दीक है। मतलब बेटियों का जो पीड़ा होती है एक बाप होने के नाते, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा ही रोल दीपिका पादुकोण के साथ भी था, छपाक में भी था कि वो मिडिल क्लास है सारा, क्योंकि वो नौकर है और उसकी बेटी को एसिड छिड़क दिया, मतलब कोई भाग गया है और जिसको पता ही नहीं, और छिड़का भी उसने है, जब पता लगता है तो वो पूरा टूट जाता है और वो शराबी बन जाता है इस चक्कर में। और जबकि मालती जो थी वो अपने बाप से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, अपने नज़दीक थी बाप के। वो कहती भी है कि पापा जिंदा होते ना तो हमारी ये हालत ना होती। तो माँ कहती है तेरा बाप होता ना तो शराब पी के पहले मरने की बजाय आज मर जाता वो तेरे पीड़ा में। मतलब वो सब, वो इतना नज़दीक था कि वो शराबी बन गया, कुछ कर नहीं पा रहा है, और संघर्ष करने के न करने के चक्कर में वो धीरे धीरे घुट घुट के मर जाता है, लेकिन अपने बच्चों को पीड़ा नहीं देता। बात अगर मनोहर तेली जी की कर रहे हैं तो संक्रमण की बात करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिहाज से, क्योंकि पर्सनली मैंने वो चीज़ महसूस करी है कि कैसे एक व्यक्ति 3 अलग अलग चरित्र एक ही साथ पर्दे पे उतारता है। बहुत रेयर ये चीज़ है, और 111 शो उसके होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो संक्रमण की बात किए बिना मनोहर तेली जी की बात अधूरी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? संक्रमण जो है कामता नाथ जी ने लिखा था आज से 30-35 साल पहले, और जब ये कहानी मैंने एनएसडी में पढ़ी थी तो एज एन एक्टर ये कहानी इतनी परफेक्ट है कि आपको एज एन एक्टर करने का इतना मतलब उसमें है कि मज़ा आता है करने के लिए। और फिर वही कहानी मिडिल क्लास मैन की, जिसमें वो बल्ब देख रहा है, नल चेक कर रहा है, ये मिडिल मैन ही वही है। तो मेरे फादर भी यही करते थे। मेरे पापा ने पूरा अपना घर बना रखा है, 3 भाइयों को, बुआ को, सबको बड़ा किया, शादियाँ करवाई, सब कुछ करवाया, और रिजल्ट में कुछ नहीं मिला। सेम इस कहानी में वही है कि पीतल गया, पीतल का मोल ही गया। मैं जब तक वो जिंदा हूँ तब तक करूँगा, मेरे मरने के बाद उल्लू बोलेंगे। तो आज जो आप मेरा घर है ब्रह्मपुर में, आप देखेंगे वहाँ वाकई में उल्लू बोल रहे हैं। कोई बल्ब टूटे तो टूटे हैं, तो रह रहे सब हैं, लेकिन पापा के जाने के बाद कुछ नहीं है वहाँ। सेम कहानी संक्रमण करने पर मुझे लगा एज एन एक्टर ये परफेक्ट कहानी है जिसमें मैं अपने एक्टिंग को और ज़्यादा परिपक्व बना सकता हूँ। हर बार 111 शो बहुत हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर कोई नींद से भी उठा के बोले तो, लेकिन कैसे हर बार वही इमोशन उसी लेवल का डालना, कैसे ये सच बताऊँ, ये प्रैक्टिस पर है। और ये एक ड्रामा स्कूल का डिप्लोमा जो है, वो जो एनएसडी का जो आपके पीछे टैग लग गया ना, या यहाँ लगा दो, या सबकॉन्शियस में पीछे थर्ड आई पे लगा दो, या रीढ़ की हड्डी में लगा दो कहीं, वो है आपके सेंटर, वो अंदर है। वो ये कहता है कि तू नहीं करेगा तो कौन करेगा,
तेरी तो ट्रेनिंग है। हर बार उतना प्रेशर हर होता है? बार फील होता है। हर हर बार शो उतना में ही? मैं टेंशन में रहता हूँ। क्योंकि अगर जनता से उसी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए तो फिर वो सारा बेकार हो जाएगा। हर शो मतलब लाइव है ना, तो हर शो में मुझे टेंशन होती है। मैं प्रैक्टिस रिहर्सल करता हूँ बाकायदा, और हर शो के पहले मुझे डर लगता है, मेरी टांगें कांपती है। एक बार अभी भी कांपती है। मैं देखता हूँ कौन कौन दर्शक, अरे दर्शक नहीं आए तो मुझे टेंशन होती है। अरे मैं किसके लिए, यार हे भगवान लाइन न बुला देना। अपने सारे देवी देवता उसी वक्त मुझे याद आते हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी के इतना सब होने के बाद भी कभी कोई लाइन से एकदम से भूल गए? हाँ। अब तक तो ऐसा लगता है 111 शो होने के बाद ऐसा लगता है कि नींद से भी उठा के बोले तो रटा हुआ है वो। आप तो विश्वास नहीं करेंगे, कई बार तो ऐसा हुआ है जो 12.5 मिनट के अंदर में जो कहानी आनी है बाप की, कि वो पिंजरा और वो सब, वो आता है एंड में। हाँ, अच्छा। लेकिन घूम फिर के वो ऐसा है ना कि लाइटें हैं, मटका है, नल है, बिजली है, वो सब एपिसोड है। तो एपिसोड कौन सा भी एपिसोड घर में तो वो आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये राज आज हमको पता चल गया कि गड़बड़ियां तो होती है, बस हमें पता नहीं चलता। बिना गड़बड़ी के नाटक होता ही नहीं है। लाइवनेस में अगर गड़बड़ी नहीं होगी तो मजा क्या है। बहुत गड़बड़ी, रोज हर बार गड़बड़ी होती है। आपकी बेहतरीन कलाकारी कही जा सकती है कि सामने बैठे लोगों को नहीं, जज नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि लाइट वाला पहले था, लाइट जो लोग रेगुलर देख चुके ना, इतना चुके होते हैं उन्हें, जो लोग 3-4 शो देख चुके, तो वो मुझे आते हैं बोले यार ये चावल वाला एपिसोड तो पहले था। मैंने कहा बाद में आया तो है ना, आ गया, छोड़ा तो नहीं। बोले नहीं। ये ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आज भी यहाँ पे हैं जो रंगमंच को लेकर के बहुत संजीदा हैं, बहुत उसके अंदर चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से आगे बढ़े। और जो एक सुनहरा पर्दा है जो बॉलीवुड है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी उनको चकाचौंध से भर देता है, और उनको लगता है कि यार यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन किस तरह से, कैसे, क्या, उनको पता नहीं है, पर सपने हैं आज भी। जयश्री, मैं आपको एक बात बताऊं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और जो बल्ब चमक रहा है उसके पीछे स्याह अंधेरा है, बिल्कुल, ये आपको मानना पड़ेगा। और उस अंधेरे को पार करने के लिए एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो गुरु अगर आपको ज्ञान नहीं देता, आप एकलव्य बन जाइए उसके, कुछ भी करके उसको छोड़िए मत, परखिए उसको। गुरु ऐसा बनाइए, गुरु एक ही होता है, गुरु तो बहुत होता है। आपके और मेरे जीवन में पहली से लेके ग्रेजुएशन MA तक कई लोगों ने पढ़ाया, हमें कुछ सिखाया, हाँ वो सब है। लेकिन हमारा एक खास गुरु होगा जिसने हमें या तो लात मारी हुई या उंगली पकड़ी होगी, टर्न कर दिया होगा, और हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। तो ऐसे गुरु को पकड़िए, और अपने फील्ड के गुरु को पकड़िए। गुरु घंटाल तो बहुत हैं, हर कोई राय दे सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। शहर में गुरु घंटालों की कमी नहीं है, तो प्लीज उन गुरु घंटालों से बच के एक सही गुरु को पकड़िए, और सतत आप ही को करना है। गुरु खाली एक पुश करेगा उंगली, माँ एक चावल देखती है, दिखा देगा, लेकिन चलना आपको। माँ एक चावल देखती है, गुरु भी आपका एक चावल देखेगा कि ये हांडी तैयार हो गई है, वो परोसने लायक है। इसी तरह से आपको परखना है कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए क्या मेहनत करनी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। पढ़ने से ज़्यादा कठिन है देखना, देखने से ज़्यादा कठिन है करना। इन तीनों प्रोसेस से जो निकलेगा वही एकलव्य बनेगा और अर्जुन बनेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी एक मेरी चौखट एक फिल्म आ रही है, वेब सीरीज़ है, जो ओ हेनरी की कहानी है, द लास्ट लीव, उस पर आ रही है। फिर अभी एक शो मेरा और आ रहा है, उसका नाम नहीं रखा गया है, बस 2-3 प्रोजेक्ट है हाथ में जो करके आया हूँ, 2 तो, और एक अभी ऑनलाइन है, अभी करूँगा। फिल्म्स भी हैं हाथ में? ये फिल्म है चौखट, अच्छा, ओ हेनरी की द लास्ट लीव पर, हिंदी में नाम है चौखट। जी जी, चलिए, ये आज हमने बहुत सारी बातें ये जानी हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक ऐसा कलाकार हमारे साथ है, हमारे बीच में है, जो बिल्कुल रॉ है। मतलब ऐसा लगता है कि बात करके अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में इतना कुछ है कि आपसे बात भी करेंगे तो आपको लगेगा कि आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है। ऐसे व्यक्ति से जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ जानते हैं, तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों का इसमें भला होने वाला है। सर, उन बच्चों के लिए कुछ एक गुरु मंत्र ही दे दीजिए जो आगे आपको देख करके इंस्पायर होने वाले हैं और वहाँ तक पहुँचने की एक राह बनाएंगे। सफलता पाने के लिए सतत प्रयत्न करो। इस प्रकार की इच्छा रखो कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से पर्वत के टुकड़े कर दूंगा, समुद्र पी जाऊंगा। इस प्रकार की शक्ति रखोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरी लाइन नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई है, और मैं इसको अपना गुरु मंत्र मानता हूँ। और एक अच्छे गुरु को पकड़िए। पकड़ना क्या है, चरणों में घिर जाइए। मतलब जिसको कहते हैं ना घटिया भाषा में चमचागिरी, वो भी करनी पड़े तो करो। घर पे सब्जी उगती तो वो भी पहुँचाओ, दही पहुँचाओ, छाछ पहुँचाओ, पर गुरु को मत छोड़ो। गुरु को पकड़ोगे वो गुरु सही ज्ञान है, लेकिन गुरु होना चाहिए। पता लगा गुरु जी छाछ भी पी गए और मट्ठा भी नहीं दिया।
तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप खूब पढ़िए, अच्छी लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स पढ़िए, और अच्छा सिनेमा देखिए, बहुत अच्छा सिनेमा आ रहा है वो देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, साहित्य को पढ़िए, और अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व कीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ से चीज़ें लेकर कहीं अप्लाई करें। एक फिल्म है, राजस्थानी फिल्म, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है 2019 का, टर्टल, पानी पर फिल्म है। उस फिल्म में मैंने सरपंच का रोल भी किया है और लैंग्वेज डायरेक्टर भी हूँ मैं। मैंने संजय मिश्रा, विजय राज, सबको राजस्थानी भी सिखाई है। बहुत प्यारी फिल्म है। और एक फिल्म और है माधव, जो मैंने लिखी है। एक बच्चे की कहानी है कि जब घर में बच्चों को प्यार नहीं मिलता तो वो गार्डन में और स्कूल के आसपास मिलते हैं, तो उसको एक बुज़ुर्ग मिलता है जो बिल्कुल बहरूपिया है, उससे वो प्यार पाता है और वो सब काम उसको मिलता है जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता। तो वो कहानी मैंने लिखी है, फिल्म है माधव, और उसमें मैं और वर्षा उस गाँव के बच्चे के पेरेंट्स बने हैं, और एक सीनियर एक्टर हैं, वो माधव का रोल किया उन्होंने, उसी का नाम है। और ऐसे कई सारे, एक वो जल्दी है। और एक फिल्म और है, शर्मा द लेबोरियस, जिसमें गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा, ये सारी, वो फिल्म मैंने ही लिखी और मैंने डायरेक्ट भी की है, जो 2010-11 में रिलीज़ हुई थी पूरे भारत में। बस लिखना और ये सब, के साथ अब लेखन, जहाँ से पैसा मिल जाए अपनी लाइन का, वो कतरा कतरा कटमरे कबहू न छोड़े खेत, तो बस वही मैंने कहा ना, कील गाड़ लिए तो जाना ही, करना यही है बस। तो ये थे हमारे साथ एनएसडी मनोहर तेली जी, जिनके हाथ में अभी भी कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत किरदारों के साथ इन्होंने अपनी जो जीवन यात्रा है वो हमसे आज सीबीसी न्यूज़ राजस्थान के दर्शकों के साथ साझा की है। और ऐसे ही अमेजिंग कैरेक्टर्स, अमेजिंग जो लोग हैं, उनकी हम आपको बिल्कुल ज़िंदगी दिखाएंगे और उनसे क्या हम सीख सकते हैं, कैसे उनके अनुभवों से हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।